हेलो स्टूडेंट, तो आइए अब हम क्लास 8 विज्ञान का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर है हमारा तीसरा पार्ट, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो सबसे पहले हम इन शब्दों का अर्थ अगर देखें तो संश्लेषित मतलब होता है जो मानव निर्मित कोई वस्तु होती है, मानव ने किसी प्रक्रिया के द्वारा जिसको बनाया गया होता है उसको बोलते हैं हम संश्लेषित। रेशे मतलब जिनसे मिलकर के हमारे कपड़े बने होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में फैब्रिक भी कहते हैं। तो मानव निर्मित रेशों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक तो हम जानते ही हैं, सभी ने सुन रखा है। तो सबसे पहले हम रेशे देखें कि रेशे क्या होते हैं। तो जो कपड़े हम उनको पहनते हैं, कपड़े जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैब्रिक, क्या बोलते हैं? फैब्रिक बोला जाता है। आपने कई बार सुना भी है फैब्रिक शब्द। तो कपड़ों को बोला जाता है फैब्रिक। अब ये कपड़े छोटे छोटे धागों से मिलकर के बने होते हैं, थ्रेड्स जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो थ्रेड से मिलकर, अब जो धागे होते हैं, जो हमारे धागे होते हैं वो भी बहुत महीन पतले पतले और भी पतले पतले धागों से मिलकर के बना होता है, जिनको हम फाइबर कहते हैं। जिनको क्या बोला जाता है? फाइबर या तंतु जिनको हम कहेंगे, हिंदी में इनको तंतु कहा जाता है। तो फाइबर से मिलकर के आपका थ्रेड या धागा बनता है, धागा बनेगा और धागे से मिलकर के आपका फैब्रिक या कपड़ा बनता है। जो कपड़े हम पहनते हैं वो इस प्रक्रिया से बनते हैं। तो जो फाइबर है इसी को तंतु बोला जाता है और इसी को बोलते हैं रेशा। जो रेशा है इसी को बोला जाता है। तो हम फाइबर या रेशे के बारे में पढ़ेंगे। आखिर रेशे कितने प्रकार के होते हैं? आपने 6th और 7th क्लास में पढ़ा है कि रेशे जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा मतलब कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे कि रेशम है, रेशम के कीड़े से हमें प्राप्त होती है, रेशम के कीट से प्राप्त होती है। इसका ऊन है, भेड़ से, ऊँट से और जो अलग जंतु होते हैं उनसे हमें प्राप्त होती है। तो ये कैसे प्राकृतिक रेशे हैं, वो 6th और 7th में पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे मानव निर्मित रेशे। तो मानव निर्मित रेशे क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो जो मानव निर्मित रेशे होते हैं उन्हीं को बोला जाता है संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे। तो जो मानव निर्मित रेशे होते हैं वो बनाए कैसे जाते हैं? अब देखिए, प्राकृतिक तो है नहीं, तो किसी भी मानव निर्मित वस्तु से ही इनका निर्माण किया जाता है। तो मानव निर्मित वस्तु जो रसायन होते हैं, जिनको हम केमिकल्स बोलते हैं, तो उन केमिकल्स से ये संश्लेषित रेशे बनाए जाते हैं। कई प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग हम करते हैं और उन केमिकल्स को बनाते हैं। अब ये जो रेशे बनते हैं वो कैसे बनते हैं? आपने माला देखी होगी। जो माला होती है वो कैसे बनती है? एक धागा होता है, उस धागे में बहुत सारे मनके या जिसको अपनी लैंग्वेज में हम गुड़िया बोलते हैं, विड, उनको पिरोते जाते हैं। उनसे मनकों से मिल करके क्या होती है? पूरी माला बनती है। तो जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो भी उनकी एक छोटी इकाई होती है। कोई सी भी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों को मिला करके, मतलब कि छोटे छोटे इकाई, पाठ वाली इकाई नहीं, मतलब छोटी कोई सी वस्तु जिनको हम तंतु बोलते हैं या रेशा बोलते हैं, उन छोटे छोटों को मिला करके प्राकृतिक जैसे बनते हैं रेशे, उसी प्रकार से कृत्रिम रेशे भी बनाए जाते हैं। तो रासायनिक तरीके से इनको बनाया जाएगा तो इसमें रासायनिक प्रक्रियाएं भी रहती हैं कई सारी। तो उन्हीं को जोड़ करके छोटी छोटी इकाइयों को, और वो एक बड़ी इकाई या रासायनिक पदार्थ से हम फिर बनाते हैं। तो छोटी इकाई जिसको एकल इकाई बोला जाएगा वो रहेगी, और फिर बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ, जैसे कि ये हमारी एक, मान लो ये इसको जोड़ा, ऐसे जोड़ा, तो ऐसे जुड़ करके आपस में जुड़ करके फिर ये एक बड़ी इकाई का निर्माण करेंगे। तो ये हमारी एक एकल इकाई हो गई, सिंगल इसको बोलते हैं। और जब ये पूरी हो जाती है तो इसको बोला जाता है बहुलक। तो देखा जाए तो जो कृत्रिम रेशे हैं वो बहुलकों के द्वारा बनते हैं। एक प्रक्रिया होती है बहुलक, इस प्रक्रिया के द्वारा वो बनाए जाते हैं। बहुलक इंग्लिश में इसको बोला जाता है पॉलीमर। क्या बोलते हैं? पॉलीमर। जो पॉलीमर शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पॉली और मर। पॉली का मतलब होता है बहुत और मर का मतलब होता है भाग या हिस्से। तो बहुत सारे हिस्से, अर्थात ऐसे बहुत सारे हिस्सों से मिलकर के ये बहुलक बनते हैं। तो जो कृत्रिम रेशे हैं वो बहुलक की प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर के एक बड़ी इकाई का निर्माण करती हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग प्राकृतिक में क्या होता है, पहले फाइबर, तंतु या रेशे बनाए जाते हैं, फिर उनसे थ्रेड या धागे बनाए जाते हैं और उन धागों को बुन करके हम फिर कपड़ा बनाते हैं। ऐसे ही इसमें कृत्रिम तरीके से आप छोटी छोटी इकाइयाँ बनाइए, रासायनिक तरीके से छोटी छोटी इकाइयाँ बनाते हैं, फिर उन छोटी या एकल इकाइयों को जोड़ करके एक बड़ी इकाई बनाई जाती है, इसको हम बहुलक
कहते हैं। तो इस प्रकार से बनते हैं हमारे संश्लेषित रेशे, जिनको हम कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा है संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर हमें संश्लेषित रेशे पढ़ने हैं, वो 3 प्रकार के हैं हमारे, जो पढ़ेंगे हम, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं रेयॉन को। आखिर रेयॉन क्या है? हम जानते हैं कि जो रेशम है वो प्राकृतिक रेशा होता है, प्राकृतिक तरीके से रेशम के कीट से प्राप्त होता है। तो जो रेशम थी उसकी खोज बहुत पहले चीनी लोगों ने की थी। तो चीनी लोगों ने उसकी खोज कर ली थी, और उस खोज को क्या हुआ, बहुत समय तक, कई सालों तक, कई 100 सालों तक उन्होंने उस जो प्रक्रिया थी रेशम बनाने की, उसको छुपा के रखा दुनिया से। उन्होंने किसी को नहीं बताया। लेकिन जब वो रेशम के बने हुए कपड़े पहनते थे, तो बहुत अट्रैक्टिव रेशम के कपड़े होते हैं, हम जानते हैं, तो बहुत सुंदर लगते थे। तो उस चीज़ को बाकी जब उन्होंने ऐसे कपड़े पहने, जब ऐसा वस्त्र उनको दिखा बाकी दुनिया के लोगों को, तो बाकी के लोग भी बहुत उनसे अट्रैक्ट हुए, और वो रेशम बनाने की प्रक्रिया उन्होंने जाननी चाहिए। तो उन्होंने उसको छुपा के रखा था। तो कुछ समय बाद, मतलब कि लगभग कहा जाए तो 19वीं सदी जब खत्म होने वाली थी, 19वीं शताब्दी खत्म होने वाली थी, तो उस समय पर वैज्ञानिकों को फिर सफलता मिली, और उन्होंने रेशम बनाने का तरीका ढूंढा कि रेशम कैसे आकर बनाया जा सकता है। फिर क्या हुआ कि प्राकृतिक रेशम थी, उसके बाद में उन्होंने कृत्रिम रेशम का भी निर्माण करने का सोचा। तो वैज्ञानिकों को फिर कृत्रिम रेशम उन्होंने बनाई। उसी कृत्रिम रेशम को उन्होंने नाम दिया रेयॉन, जो कृत्रिम तरीके से बनाई जाती है और रेशम के जैसी ही रहेगी। तो जो कृत्रिम रेशम मतलब मानव निर्मित रेशम रहेगी, उसको हम रेयॉन बोलेंगे। उसकी देखने में, मतलब जो देखेंगे उसका बनावट जो रहती है, वो एकदम जो प्राकृतिक रेशम रहेगी उसी के जैसी ही रहेगी, और उसी के जैसे उसमें गुण भी होते हैं। तो ये एक मानव निर्मित हुआ। लेकिन ये जो है रेयॉन, वो प्राकृतिक रेशम से भी सस्ती होती है और मजबूत भी रहती है। प्राकृतिक रेशम से सस्ती रहेगी, मजबूत रहेगी, इसलिए ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है हर व्यक्ति के पास, मतलब ये आसानी से हो सकती है। और दूसरी बात, इसको कई प्रकार के, मानव निर्मित है तो मानव जैसा चाहे इसको कलर दे सकता है। रेशम को जो मानव निर्मित रेयॉन रहेगी, उसको मनचाहा कलर हम दे सकते हैं। तो कई प्रकार के कलर में भी ये उपलब्ध हो जाती है। अब इस रेयॉन को क्या करते हैं, इस रेयॉन को अगर कपास के साथ मिला दिया जाता है, रेयॉन को कपास के साथ मिला करके जो हमारे बिस्तर रहते हैं, बिस्तर की जो चादरें बनाई जाती हैं, बिस्तर पर बिछाने की जो चादर होती हैं, वो रेयॉन से बनाई जाती हैं। सुंदर सुंदर कपास के साथ मिला दीजिए तो बिस्तर की चादरें बन जाती हैं बिछाने के लिए। और उसी रेयॉन को अगर हम लोग ऊन के साथ मिला दें, तो आपने कालीन देखी है जिनको हम बिछाने वाली, वो ऊन जैसी चादर आती हैं उनको, तो उसमें भी थोड़ा सा रेयॉन मिला रहता है। पूरी तरह से वो ऊन की नहीं रहती है, उनमें रेयॉन मिलाया जाता है, तो वो कालीन बन जाती हैं। ऐसे ही हमारी जो बिछाने वाली चादरें रहती हैं, बिस्तर पर बिछाने वाली, उनमें कपास के साथ रेयॉन को मिलाया जाता है, तो वो बनती हैं। तो ये रहती है हमारी रेयॉन। अब हम लोग पढ़ते हैं नायलॉन के बारे में। तो जो रेयॉन है ना, पहले इसको देखा जाए कि रेयॉन आखिर बनी कैसी थी। रेयॉन जो थी ना, जो कास्ट लुगदी, कास्ट मतलब लकड़ी, कास्ट लुगदी, तो लकड़ी का जो बुरादा या एकदम जो लुगदी रहती है ना, इससे इन्होंने बनाया था। अब ये भी देखा जाए तो प्राकृतिक चीज़ ही है, कास्ट लुगदी जो लकड़ी है उसकी लुगदी प्राकृतिक चीज़ ही थी। तो प्राकृतिक चीज़ की सहायता लेकर के रेयॉन को बनाया गया था। तो पूरी तरह से ये कृत्रिम नहीं थी, इसमें कहीं ना कहीं हमने प्राकृतिक चीज़ का हेल्प ली थी और उससे बनाई थी। तो ये पूरी तरह से कृत्रिम नहीं थी। तो इसके लिए उसके बाद में फिर 1931 में वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से कृत्रिम रेशा बनाने में सफलता प्राप्त की, और वो कृत्रिम रेशा था नायलॉन। इसमें किसी भी प्राकृतिक चीज़ का प्रयोग नहीं किया गया। इसको किस किस प्रकार से बनाया गया, इसको कोयला, जल, वायु, इन सभी के द्वारा कुछ न कुछ प्रयोग करके, रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करके, रसायन वगैरह मिला करके, और नायलॉन उन्होंने बनाने में सफलता प्राप्त की। तो ये पहला पूर्णतः कृत्रिम रेशा था, इसमें प्राकृतिक चीज़ का उपयोग किया गया थोड़ा सा। तो ये पहला कृत्रिम रेशा था जो पूर्णतः कृत्रिम तरीके से बनाया गया था। तो पूर्ण संश्लेषित रेशा रहेगा। अब इसके थोड़े से जो गुण होते हैं ना, एक तो नायलॉन हम जानते हैं कि मजबूत होता है,
बहुत मजबूत होता है, प्रबल रहेगा, प्रत्यास्थ रहता है। प्रत्यास्थ मतलब कि आप इसको खींच सकते हैं, खिंचाव भी इसमें आ जाता है, आप इसको खींच करके थोड़ा सा और खिंच जाती है। प्रत्यास्थ रहेगा और हल्का रहता है, ज़्यादा वजनदार नहीं रहता है। तो जो रेशम की चीज़ें, नायलॉन की जो चीज़ें होती हैं, आपने देखा भी होगा नायलॉन को, नायलॉन की रस्सियाँ आती हैं, उनको आप खींचते हैं तो थोड़ी सी खिंच जाती हैं वो, और मजबूत बहुत रहेंगी, आसानी से टूटती नहीं है वो, और वजनदार भी नहीं रहती हैं। फिर चमकीला भी रहता है, बहुत चमक रहती है। नायलॉन के जो भी चीज़ें बनती है उनमें, नायलॉन वाले में चमकीला रहेगा, धुलने में बहुत आसानी होती है। तो धुलने में आसानी रहेगी, चमकीला रहेगा। तो कई प्रकार के कपड़े भी इससे बनाए जाते हैं। आपने नायलॉन के कपड़ों के बारे में सुना होगा। ज़्यादा प्रयोग अब तो नहीं किया जाता है, अब पहले बहुत चलते थे नायलॉन के। अब नायलॉन से और दूसरी वस्तुएं भी बनाई जाने लगी हैं। बहुत सारी वस्तुएं क्या क्या बनाते हैं अपन नायलॉन से। आपने देखा होगा कि अपने जो मोजे होते हैं वो बन जाते हैं, जुराब आपको जिसको कहते हैं हम, तंबू बन जाते हैं। हमारा जो दांत साफ करने का ब्रश रहता है उसके जो ब्रिस्टल्स बनते हैं दांते, वो नायलॉन से बनाए जाते हैं, उनको नायलॉन से बनाया जाता है। कारों की जो सीट के लिए जो पट्टे बनाए जाते हैं, जो कार सीट बेल्ट बनाई जाती है, वो नायलॉन से बनते हैं। और बैग्स वगैरह बनते हैं। कई प्रकार के पर्दे, घरों में सुंदर सुंदर पर्दे लगे रहते हैं, वो भी नायलॉन के बने हुए होते हैं। अब नायलॉन जो है ना इतनी मजबूत रहती है कि आप अगर इसकी रस्सी से चाहो तो कोई से भी पहाड़ पर भी चढ़ सकते हो। आपने फिल्मों में और टीवी में देखा होगा, कई जगह पर ही कोई चोर या कोई भी पुलिस वाले या किसी को कहीं ऊपर चढ़ना होता है तो वो एकदम रस्सी का प्रयोग करके और पहाड़ों को तक वो चढ़ जाते हैं। तो वो नायलॉन की रस्सी का ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है क्योंकि मजबूत होती है बहुत। और जो पैरासूट होता है, पैरासूट मतलब जिसमें बैठ करके वैज्ञानिक और लोग बाग उड़ते रहते हैं, लोग उड़ते हैं हवा में, पैरासूट की जो रस्सियाँ होती हैं वो भी नायलॉन से ही बनाई जाती हैं। तो वो नायलॉन की होती हैं क्योंकि नायलॉन एक मजबूत संश्लेषित रेशा है। तो कुछ उसके बाद क्रियाकलाप दिए गए हैं, सारणी वगैरह दी गई है। आप कौन कौन सी नायलॉन की चीज़ों को आप देखते हो तो वहाँ से क्रियाकलाप को देख करके आप उसमें से नायलॉन की वस्तुएं जो आपने अपने आसपास देखी हैं उस सारणी को आपको भरिए और उसमें दिमाग लगा करके अपने घर फैमिली मेम्बर्स से पूछ करके कि ये चीज़ नायलॉन से बनी है, वो नायलॉन से, हमने ये चीज़ नायलॉन की बनी हुई देखी है। तो ऐसा आपको लिखना है उसमें। तो अगला आता है तीसरा और आखिरी हमारा संश्लेषित रेशा, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। अब पॉलिस्टर जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस ईस्टर। पॉली का मतलब भी क्या होता है, बहुत। जैसे पॉलीमर में पॉली का मतलब क्या हुआ था, बहुत। तो यहाँ पर भी पॉली का मतलब बहुत। एस्टर जो है एक प्रकार का रसायन होता है। ये जो फल वगैरह आप जो खाते हैं उनमें जो सुगंध देने के लिए प्रयोग किया जाता है रसायन, वो एस्टर रसायन ही होता है। तो उस एस्टर रसायन की बहुत सारी इकाइयों को मिला करके पॉलिस्टर बनाया जाता है। आपने सुना भी होगा पॉलिस्टर के कपड़े, आपके पिताजी या कोई भी पहनते हैं पॉलिस्टर का कमीज, पहना जाता था, पहले भी पहनते थे लोग, अभी भी पहनते हैं पॉलिस्टर का कमीज। और उसका सुना होगा कि ये कपड़ा पॉलिस्टर का है। तो जो पॉलिस्टर का कपड़ा होता है वो एकदम सपाट रहता है, उसमें क्या सिलवटें या अपन कहते हैं ना अपनी भाषा में, लैंग्वेज में, मतलब कि उसमें गुल्डी नहीं पड़ती है, उसमें बिल्कुल एकदम सपाट रहेगा। तो आप उसको बिना प्रेस किए हुए भी पहन सकते हैं, पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं। तो इसलिए पॉलिस्टर का कई जगह पर प्रयोग किया जाता है, आसानी से आप इसको धुल सकते हैं। और भी बहुत सारे इसके उपयोगी पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं क्योंकि बहुत आसान होता है, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, सिलवटें पड़ती नहीं हैं, आसानी से धुला जा सकता है। तो ये इसका प्रयोग होता है। फिर एक बहुत ही प्रचलित प्रकार का पॉलिस्टर होता है पीईटी। एक प्रचलित पॉलिस्टर होता है पीईटी, पॉलीएथिलीन टेरथिलेट। इसका प्रयोग कई प्रकार की बोतल्स, जो प्लास्टिक टाइप से बोतल्स आती हैं, लेकिन वो प्लास्टिक की नहीं होती हैं, प्लास्टिक अलग रहेगा, पॉलिस्टर की रहती हैं। तो पॉलिस्टर जो पीईटी है उसी से बोतलें बनाई जाती हैं और कई प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं। और जो फिल्म की तार्स होते हैं, मतलब कि जो हम फोटोग्राफी करते हैं उसमें जो फिल्म फोटोग्राफी करने में पहले यूज़ होती थी, रील जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग भी, उसको बनाने में भी इसी पीईटी का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग भी बहुत सारी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। तो ये थी हमारी पॉलिस्टर। तो अब देखते हैं हम एक्रेलिक कि एक्रेलिक क्या है। एक्रेलिक जो है ना, आपने देखा होगा कि सर्दियों में लोग ऊन वाले कपड़े पहनते हैं,
ऊनी कपड़े पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं। तो जो शॉल और जो स्वेटर होती हैं वो प्योर ऊन के नहीं रहते हैं। देखा जाए तो प्योर ऊन क्या है, थोड़ी महंगी पड़ती है, मतलब प्राकृतिक ऊन देखा जाए तो थोड़ी महंगी पड़ती है और कुछ उसमें कमियां भी रह जाती हैं जिससे कि सुंदर सुंदर वस्त्र नहीं बनाए जाते। तो उसमें एक्रिलिक बहुलक का उपयोग किया जाता है, एक्रिलिक संश्लेषित रेशे का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर। उसके साथ में किसके साथ, ऊन के साथ में हम लोगों को एक्रिलिक का प्रयोग करते हैं। तो उससे फिर संश्लेषित रेशे जो बनाए जाते हैं उनको कहेंगे हम एक्रिलिक। कुछ ऊन के साथ में हम लोग कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग करेंगे और फिर जो रेशे बनाए जाएंगे उनको कहेंगे हम एक्रिलिक। इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इनका प्रयोग जो है कई प्रकार के टिकाऊ वस्त्र बनाने में प्रयोग करेंगे और ऊन से थोड़ा सस्ता होता है। तो जब हमें सस्ते वस्त्रों की अगर ज़रूरत पड़ रही है सर्दियों में तो वो एक्रिलिक के बनाए जाते हैं ऊन के साथ मिला करके। तो वहाँ पर भी इसी एक्रिलिक का प्रयोग किया जाता है और ऊन के समान ही इसके रेशे रहते हैं। जैसे रेयॉन था वो रेशम के समान था, तो जो एक्रिलिक होता है वो ऊन के जैसा ही होता है, इसके रेशे भी ऊन के समान ही होते हैं। तो ये महंगी नहीं रहती है, अपेक्षाकृत सस्ती मिल जाती है, कई रंगों में हमको ये मिल जाती है, जैसे रंग हम देना चाहें उस प्रकार के रंगों में हम इसको रंग सकते हैं और अपेक्षाकृत सस्ता भी रहेगा, टिकाऊ भी रहेगा। तो ये हमने देखे कौन से, संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ा है। अब संश्लेषित रेशों का थोड़ा एक घाटा होता है, मतलब कि एक हानि होती है। क्या होता है कि अगर आप संश्लेषित रेशों से बने हुए कपड़ों को आप जलाएं अगर, तो वो क्या होता है कि बहुत तेज़ी से तो जलते हैं, दूसरी बात जलने पर ये पिघलते हैं। पूरी तरह से जलने पर राख नहीं होती बल्कि पिघलते हैं। जैसे हम पन्नी को जलाते हैं तो पिघलेगी, और अगर पन्नी पिघली हुई पन्नी अगर हमारी शरीर से चिपक जाए तो बहुत हानिकारक होती है, वो खाल तक हमारी निकाल देती है। तो इसलिए ये रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, इनके जो कपड़े होते हैं वो जलने पर पिघलते हैं और पिघल करके हमारी त्वचा से चिपक सकते हैं, जिससे कि हमारी त्वचा को ये हानि पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए इनका प्रयोग कभी भी, जैसे कि जो किचन है हमारी, उसमें नहीं करना चाहिए, जलने का डर रहता है, वहाँ ये इस प्रकार के कपड़े नहीं पहनना चाहिए इनसे बने हुए। या फिर जो प्रयोगशालाएं रहती हैं जहाँ आग लगने का डर रहता है, तो उस जगह पर भी ये जो संश्लेषित रेशे हैं इनसे बने हुए कपड़ों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक हो सकते हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार से ये हमने देखा है, और इनके जो बाकी के आदि गुण हैं अब इनके जो रहेंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक के वीडियो के लिए इतना ही। आप इसको पढ़ते रहें, कुछ इसमें टेबल्स हैं, बढ़िया सोच करके अपने आसपास में जो वस्तुएं आपको इनसे बनी हुई दिखाई देती हैं उनकी आप सूची बनाइए, अपने पापा से, अपनी मम्मी से पूछिए कि क्या क्या चीज़ किससे बनी हुई है, और उस सूची को कंप्लीट कीजिए। फिर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।